तो ये जो दो बेसिक टेक्निक्स हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक, एक है प्रोपोजिशनल लॉजिक और एक है प्रीडिकेट कैलकुलस। तो हम जब प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ए प्रोपोजिशन is the statement of a fact. We usually assign a symbolic variables to represent a proposition. हमारे पास कुछ सिंबल्स होती हैं, सिंबॉलिक वेरिएबल्स होते हैं। ओके, यूजुअली असाइन सिंबॉलिक वेरिएबल्स। जिस तरह p है हमारे पास, हम कहते हैं कि इट इज रेनिंग, एंड q में हम कह रहे हैं कि आई कैरी एन अम्ब्रेला। अगर बारिश है तो मैं अम्ब्रेला कैरी कर रहा हूँ। A proposition is the sentence whose truth values may be determined. So each proposition has a truth value. The proposition, a rectangle has four sides, is true. The proposition, the world is cube, is false. यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल का मैं कह रहा हूँ कि ये एक रेक्टेंगल जो होती है, फोर साइड्स उसकी होती हैं, ये बात ट्रू है इसकी अगर प्रोपोजिशन देखी जाए। तो वर्ल्ड का मैं कह रहा हूँ क्यूब है, तो ये हम इसको ट्रू नहीं कह सकते, ये फॉल्स है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? इसमें डिफरेंट प्रोपोजिशंस में बी लॉजिकली रिलेटेड एंड वी कैन फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोपोजिशंस यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। कॉमन लॉजिकल कनेक्टिव्स आर एंड, इसको हम एंड बोलते हैं, इसको कंजंक्शन कहा जाता है, इसको आर डिसजंक्शन कहा जाता है, ये नॉट के लिए यूज होता है, नेगेशन, और ये इफ और देन के लिए यूज होता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम कह सकते हैं। और ये बाई कंडीशनल है, इफ एंड ओनली इफ, ये बाई कंडीशनल है, यानी कि दोनों साइड से ये कंडीशन चेक हो रही है। इसकी एक ट्रुथ टेबल है, ये आपने लॉजिक में, डिजिटल लॉजिक वगैरह के सब्जेक्ट्स में पढ़ी होंगी ये सारी चीजें, जिसमें अगर P और Q दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होगा, अगर और में है तो ये फिर भी ट्रू होगा, अगर ये इफ देन वाली लॉजिक है तो उसमें भी ट्रू होगा, और P Q अगर दोनों ट्रू हैं तो इफ एंड ओनली इफ में भी ये दोनों ट्रू होंगे। अब ये अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो फिर हमारे पास एंड लॉजिक में ये फॉल्स होगा, और में ये ट्रू होगा, क्योंकि एंड में दोनों चेक होती हैं, और में। जी सुल्ताना जुल्फिकार। जी सर। जी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? सर रेस इसकी में तरफ से थोड़ा सा दोबारा इसको जो है ना वो किसको? सर ये इसी स्लाइड पे सर P एंड Q देन ये वाली, यही वाली सर स्लाइड? जी सर ये लॉजिकल गेट्स यूज हो रहे हैं ना। जी जी, ये इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे। ये बेसिकली सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं P और Q। इन दोनों को हम लेके चलेंगे तो एंड में आर में डिस्टिंक्शन जो है, कंजंक्शन, डिस्टिंक्शन, नेगेशन, या फिर इफ एंड ओनली इफ देन एंड इफ एंड ओनली इफ में ये अगर ट्रुथ टेबल जो है उसको ड्रा करेंगे तो ये कुछ वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं कि ट्रू, अगर दोनों ट्रू हैं तो ये सारे ट्रू होंगे, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो P एंड Q में, P आर Q में, और P इफ
कंडीशन के साथ, इफ देन कंडीशन के साथ और इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ ये किस तरीके से ये ट्रुथ टेबल काम करेगी। तो ये सारी चीजें बेसिक लॉजिक है, ये आपको याद रखनी चाहिए। सर इफ देन और इफ में थोड़ी कंफ्यूजन है, अगर क्योंकि टी जो है वो इट इज रेन और अम्ब्रेला क्यू को डिसाइड करा, फिर टी से क्या मुराद होगा कि ट्रू जब होगा, टी का मतलब होता है ट्रू। इसमें यहाँ पे एक डिटेल मैंने लिखी है कि कंपाउंड स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ अगर बाय कंडीशनल है तो फिर क्या होगा कि कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी इफ द एंड ओनली इफ क्यू आर ट्रू when P and Q are both false or both true। अगर दोनों false होंगी या दोनों true होंगी तो फिर हम उसे true कहेंगे। क्यों? कि this compound statement is false, otherwise it says that P and Q have the same truth values when P if and only if Q is true। P उस वक्त तक true होगा जब तक Q if and only if जब तक Q true होगा। It is often said that P and Q are logically equivalent। यानी कि P और Q जो हैं वो logically यहाँ पे जो हैं वो equivalent हैं। In fact, when P if and only if Q is true, P can substitute for Q। यानी कि P जो है if and only if की जब बात आती है P Q का जो है वो substitute है and Q can substitute for P in other compound sentences without changing the truth। P if and only if Q is rarely found in ordinary English। It's rather legalistic sounding। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि if and only if में जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर रिलाई कर रही हैं। अगर P ट्रू है तो Q को भी ट्रू होना चाहिए, तो तब जाके ट्रू हो जाएगा। अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स है, तो ये दोनों एक और दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, रिलाई कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इट सेज दैट P and Q have the same truth values when P if and only if Q is true। It is often said that P and Q are logically equivalent। यानी कि दोनों जो P और Q हैं वो logically equivalent हैं। In fact, when P if and only if Q is true, P can substitute for Q and Q can substitute for P in other compound sentences without changing the truth values। तो ये ट्रूथ टेबल आप इसकी डिटेल्स भी अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि अगर कहीं और से डिटेल इसकी मिलती है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। और सर लास्ट थिंग सर, फिर इफ देन के केस में किस तरह वैल्यू ट्रू और फॉल्स बनती है? ये तो इजीली अंडरस्टैंड हो गया, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ट्रू होगा, एक भी ऑपोजिट हुई तो वो फॉल्स हो जाएगा। और इफ देन के केस में किस तरह ट्रू फॉल्स बन रही है? इफ P इज इफ में जब P है वो फॉल्स है और Q जो है वो ट्रू है, ये तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। इफ देन के केस में ये क्या बन रहा है, ट्रू बन रहा है, क्योंकि इफ जो है वैल्यू वो यहाँ पे फॉल्स हुई है और देन जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं। यानी कि इफ यहाँ पे हम कंडीशन डबल कंडीशन नहीं देख रहे, यहाँ पे हम सिंगल कंडीशन देख रहे हैं कि अगर एक भी ट्रू है तो वो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी इस केस में। इसमें आप अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी यहाँ पे इसने ट्रू किया हुआ है। अगर दोनों फॉल्स मगर सर जी सेकंड नंबर पे एक वैल्यू ट्रू है सर, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली फॉल्स है, फिर उसने फॉल्स कर दिया सेकंड जी रो में। ये दो वैल्यूज जो हैं ये दोनों फॉल्स हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्रू दे रहा है। सर ये इसमें ऐसा होता है, एम्प्लॉइज में ऐसा होता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज अगर एक भी चेंज है तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इफ देन देन थोड़ा सा चेंज है।
हम इफ देन की बात कर रहे हैं। इफ देन में अगर पी क्यू एफ एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो यहाँ पे हमें ट्रू दे रहा है, जो मतीन पूछना चाह रहा है। तो बस सर ये इधर क्या, जी यहाँ जी पे सर, अगर एक P ट्रू है और Q P हमारे पास फॉल्स है और Q हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो फिर जो P जो होगा इम्प्लाइज Q इफ देन के साथ वो ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू है, और सेकंड दोनों पे अगर फॉल्स हैं, दूसरा दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ट्रू होगा। और फिर और सर अगर सेकंड एक रो, ट्रू है दूसरा फॉल्स जी है, जी, अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो फिर हमें हमें फॉल्स मिलेगा। जी ठीक है सर। अब limitations of propositional logic. Propositions can only represent knowledge as complete sentences. The ball's color is blue. Cannot analyze the internal structure of the sentence. Propositional logic provides no framework for providing statements such as all humans are mortal, all women are humans. अगर कोई कहे कि जो सारे ह्यूमंस हैं वो बशर हैं, तो ऑल वुमेन्स आर ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमन वुमेन जो है वो ह्यूमन में ही आती है, तो देयरफॉर ऑल वुमेन्स आर मॉर्टल। यानी कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। एक है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल और दूसरी स्टेटमेंट है ऑल वुमेन्स आर ह्यूमंस। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर ऑल वुमेन्स आर मॉर्टल, यानी कि सारी वुमेन जो हैं वो बशर हैं। अब प्रीडिकेट जो कैलकुलस है उसमें जो चीजें यूज हो रही हैं कि प्रीडिकेट कैलकुलस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक दैट अलाउज द स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स एंड सेंटेंसेस टू बी डिफाइंड। विद प्रीडिकेट लॉजिक वी कैन यूज एक्सप्रेशंस लाइक कलर, बॉल, ब्लू। इसका क्या मतलब हुआ है? जिस तरह आप एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं कलर का, बॉल, बॉल का कलर क्या है? ब्लू कलर है। अब this allows the relationship of sub-sentence units to be expressed. The relationship between color, ball, and blue in above example, due to its greater representational power, predicate calculus provides a mechanism for proving statements and can be used as the logic system for proving logical theorems. तो इसकी हम एग्जांपल आगे जाके देखते हैं। प्रीडिकेट कैलकुलस क्वांटिफायर्स क्या होते हैं कि प्रीडिकेट कैलकुलस अलाउज अस टू यूज क्वांटिफायर्स फॉर स्टेटमेंट्स। क्वांटिफायर्स अलाउ अस टू से थिंग्स अबाउट सम or all objects within some set. The logical quantifiers used in basic predicate calculus are universal and existential quantifiers. अब ये क्या होते हैं? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? The symbols for the universal quantifiers is this one. ये आप मैथमेटिक्स में इस सिंबल को काफी देखते हैं कि फॉर ऑल के लिए यूज होता है। It is read as for every or for all and used in formula to assign the same truth value to all variables in the domain. अगर मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो मैं अगर असाइन करना चाहता हूं फॉर ऑल एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 है, फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे सेट के अंदर जितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 हैं 4 है, वो सारी उस पे हम कुछ स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो वैल्यूज टू ऑल वेरिएबल्स इन द डोमेन, उस डोमेन के अंदर जितनी भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन पे हम क्या करना चाह रहे हैं? ये अप्लाई करना चाह रहे हैं।
in the domain of numbers, अगर हमारे पास numbers का कोई domain है, we can say that for all x, x plus x is equal to 2x. In words, अगर हम words में कहना चाहें इसको, ये तो mathematics है, अगर इसको word में बोलना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं? This is for every x where x is a number, for every x where x is a number, x plus x is equal to 2x. अगर x जो है for all x, अगर x जो है वो एक नंबर है तो जाहिरी बात है ये भी नंबर होगा और ये भी नंबर होगा, तो x plus x is equal to 2x is true. Similarly, in the domain of shapes, we can say that for all x, x is equal to square, x is equal to polygon. अगर एक शेप है मेरे पास तो हम कहना चाहते हैं कि वी कैन से दैट फॉर ऑल एक्स, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायर भी एक शेप है और पॉलीगॉन भी एक शेप है, विच इज रीड इन वर्ड्स एज एवरी स्क्वायर इज ए पॉलीगॉन. इसको हम ये जो साइन है हम इससे ये अखज करेंगे कि हर स्क्वायर जो है वो एक पॉलीगॉन है फॉर ऑल एक्स. जब x एक्स स्क्वायर है और x एक पॉलीगॉन है तो हम इसको कहेंगे कि फॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर implies x इज इक्वल टू पॉलीगॉन. दिस मीन दैट ऑल स्क्वायर्स आर polygons, which is reads in the words as every square in a polygon, every square is a polygon. In other words, for every x where x is a shape, if x is square, then x is a polygon. It implies that x is a polygon. अगर हम कहें कि अगर x जो है वो एक स्क्वायर है, then x is a polygon. x एक पॉलीगॉन है, यानी कि जब एक x स्क्वायर है तो एक x जो है वो पॉलीगॉन है, तो हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं, ये इम्प्लाइज कर सकते हैं कि x जो है वो भी एक पॉलीगॉन है. तो यानी कि फॉर ऑल x के लिए हम जो चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सारे एक्सेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं. सर एक्सक्यूज मी. जी सर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये जो हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं सर, ये कौन से वाला मेथड डिस्कस कर रहे हैं हम? ये प्रीडिकेट कैलकुलस जो मेथड है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर. लेकिन सर जो हम बेजियन एल्गोरिदम यूज करते हैं तो उसका भी तो सारा रूल यही नहीं होता? बेजियन को जब पढ़ेंगे, उसके रूल्स पढ़ेंगे तो फिर हम इसीलिए तो ये सारी लॉजिक पढ़ रहे हैं कि आगे जाके हमने कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं जिनको जो एआई के एल्गोरिदम्स हैं उनमें ये सारी चीजें सही. अप्लाई होंगी, इसीलिए ये प्री रिक्विजिट आप समझ लें, क्योंकि सही. लॉजिक ये मतलब सर उससे पहले आ रहा है? उससे पहले ही आ रहा है ये चैप्टर. ठीक है सर, थैंक यू सर. अब प्रीडिकेट कैलकुलस जो है उसमें एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, पहला जो क्वांटिफायर हमने पढ़ा है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर पढ़ा है. अब दूसरा जो क्वांटिफायर है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है. द सिंबल फॉर द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज दिस वन. इस सिंबल को हम रीड जो करते हैं देयर एग्जिस्ट के नाम से. मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इस तरह की जब सिंबल आती है तो हम इससे पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट्स फॉर सम, फॉर एट लीस्ट वन. देयर इज वन and is used in formula to say that something is true for at least one value in the domain. यानी कि कुछ ट्रू है, something is true है किसके लिए? at least one value के लिए किसी भी डोमेन के अंदर. In the domain of a person, we can say that there exists X, person of X, and father of X Ahmed. जब हम इसे लॉजिकल फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इन वर्ड्स दिस रीड्स एज देयर एग्जिस्ट सम पर्सन, क्योंकि एक पर्सन एग्जिस्ट करता है इन पर्सन में से, दोनों में से, जो कि
X who is Ahmad's father. X क्या है? अहमद का फादर है. अहमद भी X एक्सेस में आता है और कोई पर्सन भी X एक्सेस में आता है, और वो जो पर्सन X है वो क्या है? अहमद का फादर है. यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि इसमें कोई एक जो है वो वैल्यू ट्रू है इन दो पर्सन में से. सिंबल सर हम उल्टा ई यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब फॉर सम होगा इसमें, फॉर कोई एक सम और पर्सन देयर दोनों में से. एग्जिस्ट, और देयर ठीक हो एग्जिस्ट गया भी सर. कह सकते हैं. यानी कि सारे इसमें भी हो सकते हैं. नहीं, फॉर ऑल नहीं है ना. फॉर ऑल नहीं है, क्योंकि हमने दूसरी जो सिंबल यूज की है यूनिवर्सल की, उसमें फॉर सर ऑल यूज. देयर एग्जिस्ट का ये भी मतलब हो सकता है ना कि सब के सब भी हों. देखें यहाँ पे इस लॉजिक को समझने की जरूरत है. यहाँ पे फॉर ऑल एक्स के लिए कर रहे थे कि एक्स एक नंबर है, ये भी एक्स एक नंबर है, यानी कि फॉर ऑल के लिए हम अप्लाई कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल एक सेट है आपके पास, सेट ए है, मुझे लिखा नहीं जा रहा इसमें, 1 2 3 अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा फॉर ऑल ए, यानी कि ये स्टेटमेंट जब मैं अप्लाई करूंगा तो फॉर ऑल ए के लिए अप्लाई करूंगा और नंबर्स. अगर मैं यहाँ पे अप्लाई, अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूं कि फॉर ऑल 1 to 3.3 है अगर इस सेट के अंदर, तो मैं नंबर्स तो हैं, लेकिन अगर मैं फॉर ऑल और फ्लोटिंग नंबर ये मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि इस सेट के अंदर सारे जो हैं वो इंटीजर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं. तो यानी कि फॉर ऑल का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो है इस सेट के अंदर अगर कुछ भी चीज एग्जिस्ट करती है तो वो क्या होगी? उसी डोमेन के अंदर होगी. हमारा डोमेन क्या है? या तो फ्लोटिंग नंबर है या तो हमारा इंटीजर नंबर है. तो एक ही सेट के अंदर या तो वो सारे फॉर ऑल एक्स आर फ्लोटिंग नंबर और फॉर ऑल एक्स आर नंबर्स. इन वर्ड्स दिस इज फॉर एवरी एक्स वेयर एक्स इज ए नंबर. यानी कि हम एक्स के बारे में अगर बात करेंगे तो हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है फादर के बारे में बात हो रही है, तो फादर इसमें से एक ही होगा. फादर यानी कि देयर एग्जिस्ट फॉर सम फॉर एटलीस्ट वन, यानी कि एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा, लेकिन फॉर सम भी हो सकता है, मल्टीपल भी, 2-3 भी, यानी कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ. अगर यहाँ पे पर्सन एक्स और फादर ऑफ एक्स अहमद और फादर ऑफ एक्स मैं कहूं कि अली, तो यहां पे दो, एक ऐसा बंदा है जो कि फादर हो सकता है, यानी कि एटलीस्ट वन हो सकता है इसमें, लेकिन फॉर सम भी हो सकता है कि फादर ऑफ एक्स अहमद फादर ऑफ एक्स अली में करता हूं अगर, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि ब्रदर अली एंड अहमद आर ब्रदर्स, तो ब्रदर्स दो होंगे यहाँ पे फॉर सम वैल्यूज. जो तीसरा होगा वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, फॉर सम एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो अली कर रहा है या अहमद कर रहा है अगर मैं ब्रदर्स की बात करता हूं या सन्स की बात करता हूं. तो फादर इसमें एक ही होगा और ब्रदर्स इसमें दो भी हो सकते हैं. तो यानी कि एटलीस्ट वन जरूर होना चाहिए अगर हम देयर एग्जिस्ट की बात. तो in words this reads as there exists some person X who is Ahmad's father. A predicate calculus first order predicate logic. First order predicate logic is the simplest form of the predicate logic. The main types of symbols used are
constants are used to name specific objects or properties. Ali, Aisha, blue, ball. ये क्या है? कोई constants हैं, specific objects हैं या properties हैं. अब predicates क्या हैं? Effect or proposition is divided into two parts. Predicate, the assertion of the proposition. अब arguments क्या हैं? Arguments क्या हैं? The objects of the proposition. For example, the proposition Ali likes bananas. एक proposition है कि Ali likes bananas can be represented in the predicate logic as likes Ali bananas, where like is the predicate जिसकी हमने ये बात की है, and Ali and bananas are the arguments. ये दोनों जो हैं वो arguments हैं. Ali and banana are arguments और likes जो है वो एक predicate है. फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक. वेरिएबल्स इसमें क्या हैं? वेरिएबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट जनरल क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज. इन द प्रीडिकेट लाइक्स एक्स वाई, x and y are variables that assumes the values x is equal to Ali and y is equal to bananas. जिस तरह हम वेरिएबल सेव करते हैं तो वो इसी तरीके से करते हैं कि x जो वेरिएबल है उसके अंदर Ali आ गया और y वेरिएबल जो है वो उसके अंदर बनानास आ गया. तो यहाँ पे आप